डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे एंड प्रोबेबली ये हाइड्रोकार्बन का लास्ट हिस्सा होगा जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है जिसपे ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन लविंग बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट जब करता है तो वो किसी भी एक कार्बन पे उसे अटैच कर सकता है। सी लाइक दिस, ये मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे कुछ ऐसे घूम रहे हैं, तो जब वो ऐसे घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। एक बार को आप नजर डालें बेंजीन की सिचुएशन पे, इस कार्बन पे प्लस है और इस पे माइनस है। ये नेगेटिव यहां हो सकता है जिसकी वजह से नेक्स्ट नेगेटिव इस कार्बन पे आ जाएगा। तो ये जस्ट लाइक रेजोनेंस में जैसा मैं दिखाता था वैसा वैसा आपको कुछ डिलोकेलाइजेशन दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स का। ये ऐसा बन जाएगा, ये नेगेटिव यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये नेक्स्ट कार्बन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो नया स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये यहां पे आ जाएगा तो ये हमारे पास ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा तो रिजल्टिंग इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। फिर ये नेगेटिव इन दो कार्बन्स पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस तरह से जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो आप देखिए ध्यान से कि हम हर उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पाएंगे जो किसी न किसी तरह यहां आपको दिखाई दे रहा है बेंजीन के रिंग में। ये 6 कार्बन्स दिखाई दे रहे थे। आप इन सब स्ट्रक्चर्स पे नजर डालें, इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ये मैं यहां से स्टार्ट हुआ था और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता बनाता फाइनली फिर उसी जगह पे आ गया था। इन सभी स्ट्रक्चर्स में कहीं ना कहीं कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो कोई भी कार्बन आउट ऑफ दिस 6 इस इलेक्ट्रोफाइल के पास जा सकता है या इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर ला सकता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए दिखाया है कि बेंजीन के रिंग पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है और हर कार्बन वो नेगेटिव चार्ज पोजेस किए हुए है जो इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर ले सकता है। तो कोई भी एक कार्बन, अब किसी को भी आप समझ लीजिए, जैसे मैं इस पर्टिकुलर कार्बन को दिखा रहा हूं, वो इस E+ को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। अगर आप इस एरो को ऐसे दिखा के यहां नेगेटिव दिखा देते हैं और E को लगा देते हैं, वो भी वही बात है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर से इधर या इधर शिफ्टिंग कर दें या इससे इधर या इधर शिफ्टिंग कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस तरह से एक कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे पे ये इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। H पहले से लगा हुआ है जो मैं दिखा नहीं रहा। सभी 6 कार्बन्स ने एक H पोजेस किए हुए है और एक E यहां इस कार्बन पे लग गया इलेक्ट्रोफाइल, जिससे ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बनी है। इंटरमीडिएट हमारे पास बना है, कार्बोकेटाइन टाइप का इंटरमीडिएट आप देख पा रहे हैं जो क्वाइट स्टेबल है। स्टेबल क्यों है देखिए, आप इस इंटरमीडिएट में जाके देखें तो यहां रेजोनेंस हो रहा है। ये कार्बन जहां प्लस है उसके नेक्स्ट कार्बन पे पाई है, तो ये पाई यहां पे आ सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा मैं इसका नया। मतलब ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये पॉजिटिव एक जगह पे फिक्स नहीं है, ये पॉजिटिव डीलोकेलाइज्ड है। पॉजिटिव डीलोकेलाइज्ड होना मतलब पॉजिटिव का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कार्बन पे कम होना। तो आप देख पा रहे हैं इसके जो मैं डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं और फिर नए नए स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं ये जो इंटरमीडिएट बना इसके ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन पा रहे हैं जो मुझे क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि रियल स्ट्रक्चर इन सब के कहीं बीच में है। सो ये वो रियल स्ट्रक्चर है जहां पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहा है। इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस कार्बन पे भी हो सकता है और इस कार्बन पे भी हो सकता है।
सी इट लाइक दिस, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव काफी कम है, जो मुझे ये इंडिकेट करता है कि इंटरमीडिएट क्वाइट स्टेबल है। बट वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितना स्टेबल नहीं है। आप रिएक्टेंट को स्पेशली फोकस करें तो रिएक्टेंट के अंदर एक खास बात क्या थी कि उसके अंदर एरोमेटिसिटी थी। लेकिन आप इंटरमीडिएट के अंदर जाके देखें तो रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी है, बट एरोमेटिसिटी नहीं है। मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी नहीं है। और मॉलिक्यूल कोशिश करता है अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो वो क्या करता है, इस कार्बन जहां प्लस चार्ज है उसके नेक्स्ट कार्बन के इस H को, CH बॉन्ड को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ शिफ्ट कर लेता है। ये हाइपर कंजुगेशन सॉर्ट ऑफ सीन था, जहां कार्बोकेटाइन में बताया गया था आपको कार्बन प्लस से नेक्स्ट कार्बन पे CH सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। रिजल्टिंग ये दोबारा से वापस इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पाई बना के H प्लस को आउट कर देता है और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर दोबारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरह से बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल लीजिए जो आपको समझ में आता हो। Cl प्लस को लीजिए, NO2 प्लस को लीजिए, CH3 प्लस को लीजिए, CH3CO प्लस को लीजिए। ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो यहां बेंजीन में किसी भी एक पर्टिकुलर कार्बन पे जाके कुछ इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। स्टार्टिंग रिएक्टेंट एक एरोमेटिक कंपाउंड था, हाईली स्टेबल था। इंटरमीडिएट कुछ स्टेबल था। अब एरोमेटिसिटी जैसा स्टेबल तो था नहीं कि मैं कहूं कि रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। इंटरमीडिएट टाइप का था, कार्बन पे प्लस चार्ज था, अनस्टेबल था। H को हटा के वापस एरोमेटिसिटी अटेन कर लेता है। इन रियल अगर देखूं तो बेंजीन कुछ ऐसा था। ये सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं मैंने। इन रियल बेंजीन कुछ ऐसा था, उसने E प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। E प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद उसने यहां इस रिंग पे उस E प्लस को लगा लिया। सी, ये E प्लस इसके साथ लग गया, जिसकी वजह से रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब्ड हो गई। उसने फिर क्या किया, जिस भी किसी कार्बन से उसने लगाया था इलेक्ट्रोफाइल को, उसी कार्बन का एक H रिप्लेस कर दिया और एक H को रिप्लेस करके रिंग दोबारा एरोमेटिक हो गया। रियल में तो ये रिएक्शंस थी कि इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल को जब अपने ऊपर लगाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव को खत्म करने के लिए एक H प्लस छोड़ देता है। लेकिन मैकेनिज्म का पाथवे यही रहता है। इसी को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी बेंजीन के कार्बन पे आप इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑल द 6 कार्बन्स जो यहां पे आपको दिख रहे हैं वो सेम हैं, इक्विवेलेंट हैं, केमिकली इक्विवेलेंट हैं, सेम नेगेटिव चार्ज पोजेसिंग है। कोई भी कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करके इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। ये Cl प्लस या CH3 प्लस या Br प्लस या और जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये रेयर हैं कि आपको डायरेक्टली लैब्स में मिले। आपको हमेशा बनाने पड़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है। Cn नेगेटिव चाहिए, KCN डाल दीजिए। KNH2 में NH2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, पोटाशियमाइड हमें मिल जाता है। बट इलेक्ट्रोफाइल्स जनरली हमें रिएक्शन के अंदर जनरेट करने पड़ते हैं बिफोर रिएक्शन स्टार्ट्स। तो मैं आपको 1 बाय 1 सबसे पहले ये दिखाता हूं कि किस तरह से इन इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट किया जाएगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि Cl प्लस कैसे बनाया जाएगा। हम लोग क्लोरीन लेंगे, Cl2, जहां ये क्लोरीन पे लोन पेयर्स रहते हैं, और मैं इसके अंदर डाल देता हूं AlCl3। AlCl3 एक लेविस एसिड होता है। खाली ऑर्बिटल्स होती हैं एल्यूमिनियम के पास, जहां वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ये Cl यहां एल्यूमिनियम की खाली ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेटेडली बॉन्डेड होने की कोशिश करता है। रिजल्टिंग एल्यूमिनियम पे यहां ये 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, चौथा ये अब लग रहा है। रिजल्ट उस Cl पे तो जो पीछे रह गया C, लाइक ये इस तरह से, जस्ट यू सी हियर, ये पहले एक बार इसको देखें। ये Al यहां पे जा रहा है, इस एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Cl पे प्लस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो यहां पे। दूसरा क्लोरीन ऐसे ही पड़ा है। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपना पेयर पूरा करने के लिए। रिजल्टिंग Al पे अब 4 क्लोरीन लग जाएंगे, एक एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
प्लस, ये बॉन्ड टूटा है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ है, Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही आपका वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। मतलब क्लोरीन में AlCl3 डाला और उसने Cl प्लस प्लस AlCl4 नेगेटिव दिया। ये बनाने में इंटरेस्टेड था मैं। ये क्लोरोनियम आयन बन गया। AlCl3 की बजाय कोई और लेविस एसिड लेना चाहूं, हाँ ले सकता हूं, FeCl3 ले सकता हूं, FeCl4 नेगेटिव बन जाएगा। BCl3 भी ले सकता हूं, BCl4 नेगेटिव प्लस Cl प्लस बन जाएगा। बट ज्यादातर आपको AlCl3 दिखाई देगा। अच्छा लेविस एसिड है तो क्लोरोनियम आयन इजीली बना देता है। अगर मान लीजिए मुझे ब्रोमीन का Br प्लस बनाना है, आई कैन हैव FeBr3 हियर। ये भी सेम इसी तरह से रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन के लोन पे Fe के पास जाएंगे एंड सेम उसी टेक्निक पे Br पॉजिटिव और FeBr4 नेगेटिव बनाएगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ आयरन ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं। इन सिटू FeBr3 जनरेशन होता है विद इन द रिएक्शन और फिर वो ब्रोमिनेशन करने के लिए Br प्लस को जनरेट करता है। तो ब्रोमोनियम बनाने के लिए आप FeBr2 या FeBr3Br2 यूज कर सकते हैं। क्लोरोनियम बनाने के लिए आप Cl2 विद AlCl3 यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे कोई R प्लस बनाना है, एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो इसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका रहता है। सपोज करें मेरे पास CH3Cl है और मैं इससे CH3 प्लस बनाना चाहता हूं, तो मैं AlCl3 डाल देता हूं उसके साथ। सेम वही Cl अगेन आपसे यहां एज ए लेविस बेस एक्ट करता हुआ दिखाई देगा और CH3 प्लस AlCl4 नेगेटिव बना देगा, जैसा फर्स्ट रिएक्शन में हुआ था। Cl पे प्लस आएगा इधर जाते ही, वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, CH3 प्लस बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया R प्लस, जिसको मैं कह रहा था। बड़ा एल्काइल है तो बड़ा R बन जाएगा, लाइक ये ले लिया मैंने और AlCl3 से रिएक्शन कराया, तो ये Cl फिर इसके पास चला जाएगा और हमें देगा वो इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला। ये AlCl4 नेगेटिव का क्या होगा, हर रिएक्शन में दिखाया मैंने। तो अब याद करें, बेंजीन से एक H प्लस निकालता था मैं, तो वो H प्लस इसके पास जाएगा और इसके Cl को आउट करके AlCl3 रीजनरेट हो जाएगा और HCl बन जाएगा और रिएक्शंस के दौरान देख लेंगे हम लोग। तो ये यहां से Cl आउट हो गया। अगर मान लीजिए ये यहां पे कुछ ऐसा होता, लाइक 3 कार्बन का एल्काइल होता, तो कोई खास बात नहीं है, 3 कार्बन का हमारे पास यहाँ कार्बोकेटाइन बनता। बट यहां नोटिस करना, ये जो 3 कार्बन का कार्बोकेटाइन बनता, ये फिर रीअरेंज्ड होके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में बदलता। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं करें, ये भूलें मत कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होना। रीअरेंजमेंट यहां भी होगा, बट फिर वो बेंजीन कहां अटैच होता है मैं आपको रिएक्शंस के दौरान दिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल फोकस करें कि आप एल्काइल कार्बोकेटाइन को कैसे बना पा रहे हैं, CH3 प्लस या CH3CH2 प्लस या कोई भी R प्लस मुझे बनाना हो तो हाउ आई विल फॉर्म इट। RCO प्लस कैसे बनाऊंगा मैं, एसाइलियम आयन बोलते हैं इसको, एसाइलियम आयन। तो जैसे मान लो मैंने CH3COCl ले लिया और उसके अंदर AlCl3 डाल दिया, लेविस एसिड। ये Cl यहां से इस Al के पास आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, आपके पास बनेगा AlCl4 नेगेटिव और पीछे आपके पास बन जाएगा CH3CO प्लस, जिसको मैं बोल रहा हूं एसाइलियम आयन। जो भी R आप लेंगे वही R यहां पे चिपक जाएगा और RCO प्लस टाइप का इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी हैं जिनको बनाना ही नहीं पड़ता मुझे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट कर सकता है, एज इट इज नेचर में है। NO2 प्लस मुझे बनाना है, HNO3 लूंगा, ये देखिए ये HNO3 लिया, इसके अंदर थोड़ा सा H2SO4 डाल देता हूं, ये H2SO4 है। तो दोनों एसिड्स होते हैं, जब दोनों को मिक्स करूंगा तो जो स्ट्रोंगर होगा वो एसिड की तरह से एक्ट करेगा और जो वीकर होगा वो बेस की तरह से एक्ट करेगा। तो ये देखिए ये नाइट्रिक एसिड बेस की तरह से एक्ट कर गया, O पे H लग गया, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, इसने H को लॉस किया, फिर ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O पे प्लस आते ये यहां से वाटर को बाहर निकाल देगा और आपके पास बनेगा NO2 पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। एक और इलेक्ट्रोफाइल बन गया आपके पास। और
कैसे बनाया हमने, फिर दोबारा से शॉर्ट में लिख रहा हूं, याद रख लेना। HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर था जिसने हमें दिया है ये NO2 पॉजिटिव प्लस वाटर प्लस HSO4 नेगेटिव। तो ये HSO4 नेगेटिव फिर इसके H को ले लेगा, वापिस H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा, बेंजीन का H ले लेगा जो निकलेगा, वापिस H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा। बट NO2 प्लस आप देखिए जहां मैं फोकस कराना चाहता था, ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल यहां पे बन जाता है। एक SO3 किस तरह से हम लोग वहां पे बना रहे होंगे, थोड़ा सा ये लास्ट पॉइंट है जो यहां पे समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया बेंजीन के अंदर, तो सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है, और जैसे हम लोग वाटर में पढ़ते थे कि वाटर आयोनाइज्ड होता है, ऑटो आयोनाइज्ड, अपने आप टूट के एक वाटर H को छोड़ता है दूसरा ले लेता है। ये स्टोरी H2SO4 में भी होती है। कोई एक मॉलिक्यूल H2SO4 का दूसरे से H प्लस को ले सकता है, ऑटो आयोनाइजेशन यही होता है। याद करें इक्विलिब्रियम में बताया जाता था वाटर जो है वो एक H को छोड़ता है और दूसरा H उसका ले लेता है, दूसरा मॉलिक्यूल H को ले लेता है, इस तरह का सीन रहता था, इसी को ऑटो आयोनाइजेशन बोलते थे। अब क्या बोल रहा हूं, H2SO4 है, एक H को छोड़ेगा और दूसरा H को ले लेगा, ये भी ऑटो आयोनाइजेशन है। तो ये H को छोड़ रहा है और ये H को ले रहा है, तो जब ये H को लेगा, यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं, ये H प्लस चला गया और इस O ने इस H को ले लिया, रिजल्टिंग इस O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो यहां से आउट होगा वाटर की फॉर्म में, यहां ये बॉन्ड क्लीव होगा और वाटर आउट हो जाएगा। आपके पास बनेगा ये एक पर्टिकुलर बॉडी जिसको मैं इलेक्ट्रोफाइल कह सकता हूं कि SO3H पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। इस ऐसे कहने में कोई बुराई नहीं लग रही मुझे, लेकिन जो ये HSO4 नेगेटिव होता है ना, ये इसके इस H प्लस को आउट कर देता है, वापिस H2SO4 रीजनरेट हो जाता है और आपके पास फिर बनता है SO3, जहां इस O पे नेगेटिव हो जाएगा और S पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं खाली SO3 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, ओवरऑल तो स्टोरी न्यूट्रल है, तो रिजल्टिंग SO3 तो न्यूट्रल ही रहेगा और इसलिए मैंने SO3 न्यूट्रल दिखा रखा है। आप कहेंगे सर फिर इलेक्ट्रोफाइल क्यों, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, आपको लगेगा नहीं नेगेटिव चार्ज भी है तो न्यूक्लियोफाइल भी है। तो देखो नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे घूमेगा रेजोनेंस की वजह से, तो नेगेटिव डेंसिटी जो है वो मियरली 33% होगी O पे, तो वो कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका प्लस यहीं पे रहने वाला है, तो बेंजीन यहां पे आके अटैक कर पाएगा, रिजल्टिंग ये SO3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। चलिए हम लोग कुछ रिएक्शंस पे वर्कआउट करते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि किस तरह से बेंजीन में ये रिएक्शंस होने वाली हैं। तो किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि बेंजीन कैसे रिएक्ट करता होगा और फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो सी हियर, मैं सिर्फ एक छोटी सी रिएक्शन यहां पे पुट कर रहा हूं। जैसे मैंने ये बेंजीन ले लिया और अब मैं इसके अंदर सपोज करो ब्रोमिनेशन करना चाहता हूं, तो ब्रोमिनेशन का मतलब होगा मैं इसके ऊपर Br लगाना चाहता हूं, क्लोरीनेशन का मतलब होगा Cl लगाना चाहता हूं, नाइट्रेशन का मतलब होगा NO2 लगाना चाहता हूं, सल्फोनेशन का मतलब होगा SO3H लगाना चाहता हूं, मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करना चाहता हूं। तो अभी ब्रोमिनेशन को ले रहा हूं, देखिए ये ब्रोमीन डाला, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप यहां पे उसका ब्रोमोनियम आयन बनाने का जुगाड़ ना करें। Br प्लस बनाना है आपको, तो आपने ब्रोमिनेशन के लिए ये दो चीजें डाल दी। क्लोरीनेशन करना होता Cl2 AlCl3 डालते। हालांकि बेंजीन में विदाउट FeBr3 भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो एक नॉन पोलर बॉडी है, बट बेंजीन में जाते ही पोलराइज्ड हो जाती है, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन हो जाता है। वैसे ऐसा कुछ प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन इस बेंजीन में डालूंगा तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव को दूर कर देगा, रिजल्टिंग ये इंड्यूस्ड पोलराइजेशन हो जाता है और ये Br प्लस इस बेंजीन पे लग जाता है। मतलब आप इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई मत करना कि अगर मैं बेंजीन पे खाली Br2 डाल के ब्रोमो बेंजीन बना दूं तो आप कहें कि सर आपने लेविस एसिड नहीं डाला, कहां से आप Br प्लस लाए, यहां तो Br प्लस था ही नहीं, यहां इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से Br प्लस था। अगर मैं क्लोरीन डाल रहा हूं तो क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन इतनी अच्छे से हो नहीं पाती, तो फिर मुझे पक्का यहां AlCl3 डालना ही पड़ेगा सो दैट यहां Cl लग जाए। बट ब्रोमिनेशन में
कोई खास जरूरत नहीं होती। मैं तो रिस्क ले ही नहीं रहा, मैंने तो FeBr3 डाल के आपको दिखाया है कि ब्रोमीन में FeBr3 डालूंगा तो Br+ बनेगा, और वो Br+ किसी एक कार्बन पे लग जाएगा। कैसे लगेगा, एक बार फिर मैकेनिज्म्स पे नजर डालते हुए समझते हैं हम इस बात को। लेट मी शो इट ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन। ऐसे इलेक्ट्रॉन घुमा मान लो, तो ऐसे घुमा तो ये नेगेटिव इस Br+ पे अटैक करेगा, और इस Br+ पे अटैक करेगा तो यहां देखिए इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, और यहां पे वो Br लग जाएगा जहां एक H पहले से लगा हुआ है और मैं उसको दिखा नहीं रहा। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट क्वाइट स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। यहां पे रेजोनेंस हो रहा है जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, बट ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों एरोमेटिक नहीं है? क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। तो मतलब वो हक्कल रूल वाली कंडीशंस हैं वो यहां पे फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो रिंग वापस एरोमेटिक बनने के लिए क्या करता है, यहां से एक H को ले लेता है, कार्बन प्लस जिसके नेक्स्ट कार्बन पे CH सिग्मा बॉन्ड है, तो वो सिग्मा यहां पे पाई बन जाएंगे। हाइपर कंजुगेशन सॉर्ट ऑफ फिनोमिना आप यहां पे ऑब्जर्व कर पाएंगे, और ये आपका Br लगा रहा, H+ बाहर चला गया और पॉजिटिव भी खत्म हो गया। वो H+ क्या करेगा, जो यहां से मैं आउट कर रहा हूं, जो FeBr3 ने एक Br लिया था यहां से और FeBr4 नेगेटिव बनाया था, वो इस H के साथ रिएक्शन करके HBr+ FeBr3 बना लेगा। तो FeBr3 तो जस्ट एक कैटलिस्ट था जो रीजनरेट हो गया, और HBr यहां पे एक साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। इस तरह से आप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई और रिएक्शन आप देखना चाहें, जैसे मैं इसी बेंजीन पे किसी एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, तो 2 रिएक्शंस हैं, आप फोकस कीजिएगा। एक हमारे पास बाय नेम बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें हम यहां बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और एक हमारे पास आती है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, जहां पे हम एसाइल ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं पहले एल्काइलेशन दिखा रहा हूं। तो एल्काइल ग्रुप लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, CH3Cl के साथ AlCl3 डालना है। कोई भी और एल्काइल ले लीजिएगा चाहे आप, बट मैं यहां आपको इस CH3Cl के साथ ही रिएक्शन को शो कर रहा हूं। तो इस CH3Cl की रिएक्शन देखिएगा आप कैसे होने वाली है। ये Cl इस Al के पास चला जाएगा, वही स्टोरी, लोन पेयर एल्यूमिनियम के पास जाएंगे, Cl पे प्लस आएगा, वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो हम लोग बार बार उस स्टोरी को नहीं एक्सप्लेन करेंगे। इवन पूरी 11th-12th में जब ये रिएक्शन आती है तो हम बस इतना ही बोलते हैं कि अगर एल्काइल आयन बनाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो हैलाइड में AlCl3 डाल दो, तो वो एक एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। फिर क्या होगा, किसी भी एक कार्बन पे आप इसकी कहानी को घुमाइए, ये कार्बन का नेगेटिव इस CH3 पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग यहां प्लस आ जाएगा। एक H पहले से लगा हुआ है, CH3 आप लगा रहे हैं, रेस्ट कोई चेंज कर नहीं रहे, रेस्ट H भी नहीं दिखा रहे, आपने कोई H अलग से दिखाया नहीं है, इन सब पे लगा हुआ है, आप नोटिस कीजिएगा। फिर ये वापस रीजनरेट होना चाहता था एरोमेटिसिटी के साथ, प्रोडक्ट एरोमेटाइजेशन शो करना चाहता था, एरोमेटिक कैरेक्टर एक्वायर करना चाहता था, कुछ भी बोले आप। रिजल्ट ये H यहां से आउट हो गया और ये मिथाइल वहां लग गया। यही है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या था, एसाइलेशन में असाइल ग्रुप लगाना है मुझे, तो व्हाट आई विल डू नाउ, CH3COCl ले लूंगा और उसके अंदर AlCl3 डाल दूंगा। होना वही है, Cl फिर यहां से बाहर हो जाएगा और CH3CO+ बन जाएगा, और ये CH3CO+ वन ऑफ द H को रिप्लेस करके लगना है। मैकेनिज्म वैसा का वैसा बनना होता है, आप चाहें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख भी सकते हैं, बस एक एग्जांपल पे समझने के बाद बार बार उस मैकेनिज्म का प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे पास COCH3 सब्स्टिट्यूट हो जाता है, या फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है। और इसी तरह से मान लो मुझे NO2+ लगाना है तो मैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल दूंगा, SO3H लगाना है तो मैं सल्फोनिक एसिड डाल दूंगा, और इस तरह से बेंजीन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशंस फिजिबल होते हैं। सो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग समझेंगे इस बात को कि एक बार जब ये रिएक्शन में एक प्रोडक्ट आ गया तो क्या रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, नहीं रुकेगी तो आगे क्या होगा,
क्या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ऐसे आगे बनते रहेंगे, क्या बेंजीन का एक ही कार्बन ये इलेक्ट्रोफाइल ले सकता है, दूसरा तीसरा या आगे नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी बातों के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इस बेंजीन की केमिस्ट्री को कंक्लूड करने की और हाइड्रोकार्बन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।